विदाई के समय चारुलता के मुंह से एक बात भी नहीं निकली। उसने केवल कहा, अमल, पत्र लिखोगे तो? अमल ने जमीन पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। दौड़कर शयनगृह में जाकर चारुलता ने किवाड़ बंद कर लिया। भूपति बर्दवान गया और अमल का विवाह कर देने के बाद उसको इंग्लैंड के लिए रवाना कराकर घर लौट आया। चारों ओर से चोटें खाकर कष्ट सहिष्णु भूपति के मन में बाहरी दुनिया के प्रति एक तरह के वैराग्य का भाव आ गया था। सभा समितियों में जाना, समाज के लोगों से मिलना जुलना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। यही ख्याल आया कि इन सब को लेकर मैंने इतने दिनों तक अपने को ही धोखा दिया। जीवन के सुख के दिन व्यर्थ ही वह गए। सार भाग को मैंने कूड़े खाने में फेंक दिया। भूपति ने मन ही मन कहा, जाने दो, अखबार बंद हो गया, अच्छा ही हुआ, छुटकारा मिला। संध्या समय अंधकार का सूत्रपात देखते ही पक्षी जिस तरह अपने घोंसलों में लौट आते हैं, उसी तरह भूपति अपने बहुत दिनों के विचरण क्षेत्र को त्याग कर अंतःपुर में चारुलता के पास चला आया। मन में निश्चय किया, बस अब और कहीं नहीं, यहीं पर अब मेरी स्थिति रहेगी। अखबार के जिस जहाज को लेकर सारा दिन खेलता रहता था वह डूब गया, अब घर चला जाऊं। संभवतः भूपति के मन में एक साधारण संस्कार या विचार था कि स्त्रियों पर अधिकार स्थापित करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्त्रियां ध्रुव तारा की भांति अपना प्रकाश खुद ही जला रखती है, वह हवा में नहीं बुझता और उसमें तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब बाहर टूटना फूटना शुरू हुआ तब अंतःपुर में किसी स्थान पर दूसरा फूट निकला है या नहीं, यह एक बार जांच करके देखने की इच्छा भी कभी भूपति के मन में नहीं उत्पन्न हुई थी। शाम को भूपति बर्दवान से घर लौट आया। शीघ्रता से मुंह धोकर खाना भी खा लिया। अमल के विवाह और विलायत यात्रा का शुरू से आखिरी तक का हाल सुनने के लिए चारुलता बहुत ही उत्सुक हो गई होगी, ये समझकर आज भूपति ने कुछ भी देर नहीं की। भूपति सोने के कमरे में जा बिस्तर पर लेटकर गलगले का लंबा नल खींचने लगा। चारुलता अब तक अनुपस्थित है, शायद घर का काम धंधा कर रही होगी। तंबाकू जल जाने पर थके हुए भूपति को नींद आने लगी। क्षण क्षण में नींद का वेग टूट जाता और भूपति आश्चर्य सोचने लगता, अब तक चारुलता क्यों नहीं आई। अंत में न रह सकने पर भूपति ने चारुलता को बुलवाया। भूपति ने पूछा, चारुलता, आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी। चारुलता ने केवल संक्षेप में कहा, हाँ आज देर हो गई। चारुलता के आग्रहपूर्ण प्रश्नों के लिए भूपति प्रतीक्षा करता रहा, परंतु चारुलता ने एक भी प्रश्न न पूछा। इससे भूपति का मन कुछ उदास हो चला। सोचने लगा, क्या चारुलता अमल को प्यार नहीं करती। जितने दिनों तक अमल यहाँ उपस्थित रहा उतने दिनों तक चारुलता उसके साथ हिल मिलकर आमोद प्रमोद में समय बिताती थी और जो ही वह चला गया उसके बारे में एकदम उदासीन हो गई। इस तरह के परस्पर विरोधी आचरण से भूपति के मन में खटका पैदा हुआ तो क्या चारुलता का मन गंभीर नहीं है? वह क्या केवल आमोद और दिल बहलाना ही जानती है, प्यार करना नहीं जानती? औरतों का इस प्रकार अनासक्त भाव तो अच्छा नहीं माना जाता। चारुलता और अमल की मित्रता से भूपति को आनंद मिलता था। इन दोनों का लड़कपन, खेलना, आपस में विचार विनिमय करना उसके लिए मधुर कौतुक था। अमल को चारुलता जिस तरह प्यार और आदर करती थी उससे चारुलता के कोमल हृदय का परिचय पाकर भूपति मन ही मन प्रसन्न होता था। आज वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा, क्या ये सब ऊपरी व्यवहार रिक्त हृदय के लेख मात्र थे? क्या हृदय में इन सब का कुछ आधार नहीं था? यदि चारुलता का हृदय ऐसा ही है तो मुझे कहाँ आश्रय मिलेगा? धीरे धीरे जांच करने की नियत से भूपति ने उस प्रसंग को छेड़ दिया। पूछा, चारुलता तुम अच्छी तरह तो हो न? तबीयत खराब तो नहीं है? चारुलता ने संक्षेप में जवाब दिया, अच्छी तरह ही हूँ। भूपति, अमल का विवाह तो हो गया। ये कहकर भूपति चुप हो गया। चारु ने समायोजित कोई बात कहने की विशेष चेष्टा की पर एक बात भी मुंह से न निकली। वह शिथिलता होकर लेट गई। भूपति स्वभावतः किसी तरफ गौर से नहीं देखता था, किंतु अमल का वियोग, उसकी विदाई का शोक उसके हृदय में विद्यमान था और इस कारण ही चारुलता की उदासीनता से उसको चोट लगी। उसकी इच्छा थी कि संवेदना से व्यथित चारुलता के साथ अमल संबंधी बातचीत करके अपने हृदय भार को हल्का कर दे। भूपति, जिस लड़की से विवाह हुआ है वह बड़ी ही अच्छी है। चारुलता, क्या सो रही हो? चारुलता ने कहा, नहीं। भूपति, बेचारा अमल अकेला चला गया। जब मैंने उसे गाड़ी पर चढ़ाया वह बालक की भांति रोने लगा। ये देखकर मैं भी आंसू न रोक सका। डब्बे में 2 साहब थे। पुरुष को रोते देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य मालूम हुआ। दीपक बुझ जाने से कमरे में अंधकार फैला हुआ था।
चारुलता करवट बदल कर लेट गई। इसके बाद अचानक बिस्तर छोड़कर चली गई। भूपति ने चकित होकर पूछा, चारुलता, क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? कोई उत्तर न पाकर वह भी उठा। पास ही के बरामदे से सिसकने की आवाज सुनकर वह तेजी से उसके पास पहुंचा। देखा कि चारुलता जमीन पर पड़ी हुई है और बहुत कष्ट से रुलाई के वेग को रोकने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का अदभ्य शोकोच्छ्वास देखकर भूपति फेर में पड़ गया। सोचा, मैंने चारुलता को क्या गलत ही समझा था। चारुलता का स्वभाव इतना दृढ़ है कि वह मुझसे भी हृदय की व्यथा प्रकट करना नहीं चाहती। जिन लोगों की प्रकृति ऐसी होती है उनका प्रेम बहुत गहरा होता है और वेदना भी अत्यंत अधिक होती है। चारुलता का प्रेम साधारण स्त्री पुरुषों की भांति बाहर दिखाई नहीं पड़ता, ये बात उसने मन ही मन समझ लिया। भूपति ने चारुलता के प्रेम का उच्छ्वास कभी नहीं देखा था। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि चारुलता के हृदय में प्रेम का भाव अंदर दबा पड़ा है। भूपति स्वयं ही अपने हृदय के भावों को बाहर प्रकट करने में निपुण नहीं है। चारुलता की प्रकृति में हृदय वेग की आंतरिक गंभीरता का परिचय पाकर उसे एक तरह की तृप्ति मिली। भूपति तब चारुलता के पास ही बैठकर किसी तरह की बातचीत न करके धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।